नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। चीन ने धोखे से गलवान घाटी पर जमीन का कब्जा किया, फिर भारत ने उस पर ऐसा दबाव बनाया कि उसे पीछे हटना पड़ा। लेकिन ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। चीन की जमीन की भूख कुछ ऐसी है कि वो कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। इस बार उसने नेपाल को अपना निशाना बना लिया है और चीन ने नेपाल में 10 जगहों पर कब्जा कर लिया है। उसने नेपाल की 33 हेक्टेयर जमीन पर अपना झंडा फहरा दिया है। और तो और चीन ने नेपाल की कई नदियों का रास्ता तक बदल दिया है। लेकिन नेपाल की सरकार चीन की इस धोखेबाजी पर भी खामोशी अख्तियार किए हुए है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। चीन की ठग नीति का नया शिकार नेपाल। नेपाल की जमीन तेजी से निकल रहा है चीन। चीन की जमीन की भूख कुछ ऐसी है कि वो कभी खत्म नहीं हो सकती। अपनी इस भूख को मिटाने के लिए चीन ना तो दोस्त देखता है और ना ही दुश्मन। चीन की इसी आदत की वजह से दुनिया के ज्यादातर देशों से उसका विवाद रहता है। लेकिन चीन किसी भू माफिया की तरह दूसरे देशों की जमीन पर अपनी बुरी नजर गड़ाए रहता है। जमीन की भूख मिटाने के लिए चीन ने भारत के साथ सीमा विवाद शुरू किया, तो वहीं नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काया। नेपाल भी चीन की बातों में आ फंसा और भारत के खिलाफ हो गया। लेकिन चीन ने नेपाल को भी नहीं बख्शा। अभी भारत और चीन के बीच सीमा विवाद खत्म भी नहीं हुआ कि ये खबर आ गई कि चीन ने नेपाल की जमीन पर अपना लाल झंडा गाड़ दिया। चीन की शह पर नेपाल पिछले कुछ दिनों से भारत के लिए नई नई मुश्किलें पैदा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस चीन के बहकावे में उसने भारत जैसे पुराने दोस्त से दगा करने की कोशिश की, उस चीन ने ही नेपाल की पीठ में खंजर घोंप दिया। चीन ने नेपाल में 10 जगहों पर अपना कब्जा जमा लिया है और इस तरह चीन नेपाल की 33 हेक्टेयर जमीन हड़प चुका है। यही नहीं, चीन ने नेपाल की कई नदियों का रास्ता भी बदल दिया है और जमीन पर कब्जा जमा लिया है। चीन की इस काली करतूत का सच नेपाल के कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट से सामने आया है। चीन ने रूई गांव पर कब्जा कर लिया है और सीमा के बाउंड्री पिलर्स भी निकाल दिए हैं। चीन ने 11 दूसरी जगहों पर नेपाल की 36 हेक्टेयर की ज़मीन पर भी कब्जा जमा लिया है। ओली सरकार इस पर चुप्पी साधी हुई है। चीन ने नेपाल में किसी एक जगह या किसी एक जिले में जमीन पर कब्जा नहीं जमाया है, बल्कि उसने नेपाल के कई जिलों में अपने पैर फैला लिए हैं। चीन ने नेपाल की जिन जगहों पर अपना कब्जा जमाया है, वहां वो निर्माण कार्य भी शुरू कर चुका है। चीन ने नेपाल के हुमला जिले में 10 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा किया है, जबकि रासुआ में वो 6 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर चुका है। इसके साथ ही उसने सिंधु पाल चौक में 11 हेक्टेयर जमीन हथिया ली है और संखू वासभा जिले की 6 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा जमा चुका है। चीन ने नेपाल के हुमला जिले में जो हरकत की है, उसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जिसे देखकर ही चीन की जमीन कब्जा करने की रणनीति समझी जा सकती है। यहाँ चीन ने उसी फॉर्मूले से जमीन हथिया ली है जिसका इस्तेमाल वो गलवान में करने की कोशिश कर रहा था और इसी तरह उसने नेपाल के सबोई इलाके में कब्जा जमा लिया। ये नेपाल के हुमला जिले की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। हुमला की सीमा तिब्बत से लगती है। इस जिले से कर्नाली नदी बहती है और वो पहाड़ों से होते हुए तिब्बत में जाती है। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि नदी के किनारे ही चीन ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है और इस जगह तक तिब्बत के रास्ते अपनी सड़क को पहुंचा रहा है। चीन जिस सड़क को नेपाल में कब्जा की गई जमीन से मिला रहा है, वो सड़क
मानसरोवर झील के करीब चीन के नेशनल हाईवे नंबर 219 से मिलती है। चीन ने अब तक नेपाल की जिन जिन जगहों पर कब्जा किया है, वहीं वो पहले सीमा के इलाकों में बहने वाली नदी का रास्ता बदलता है और उस जगह पर अपना निर्माण शुरू कर देता है और उसके बाद उस जगह को अपनी सड़क से मिला देता है। ये खुद नेपाल सरकार की रिपोर्ट है, जिससे ये साफ है कि अब नेपाल की ओली सरकार भी जान चुकी है कि चीन उसकी जमीन निगल रहा है। इसके बावजूद भी नेपाल की सरकार ने चुप्पी साध रखी। चीन ने रूवी गांव को तिब्बत में मिला लिया है और ये अवैध कब्जा है और उड़ी सरकार इसको छुपाने में लगी है। चीन ने नेपाल सरकार को इस तरह से अपने शिकंजे में ले लिया है कि चीन उसकी जमीन हथियाता जा रहा है, लेकिन नेपाल की सरकार चुप है। हालांकि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद नेपाल के विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा जरूर खोल दिया। चीन की आक्रामक गतिविधि, हमला, रसुआ, शंकुआसभा, सिंधु पाल्चोक में 33 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा, गोरखा के रुई गांव पर भी चीन का कब्जा, एक नाव पर चीन के सैनिक नेपाल भी आए। खबरें हैं कि नेपाल की सरकार को चीन की पार्टी प्रशिक्षित कर रही है। इन सभी मामलों पर सरकार को जवाब देना चाहिए। नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री का ये ट्वीट बताता है कि अब नेपाल में भी लोग ये मानने लगे हैं कि नेपाल की सरकार चीन की कठपुतली बन गई है और सरकार के इस रवैये से नेपाल के लोग काफी नाराज हैं। नेपाल की सरकार के चीन के इशारे पर नाचने से वहां के लोग इतने नाराज हैं कि वो सड़कों पर भी उतरने लगे। ये नेपाल के वीरगंज की तस्वीरें हैं और लोग नेपाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग नेपाल में नागरिकता कानून में संशोधन की शुरू हुई प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। दरअसल नेपाल की ओली सरकार नागरिकता कानून बदलने की कोशिश में है। नए कानून के मुताबिक नेपाल में शादी करने वालों को 7 साल बाद नागरिकता मिलेगी। इस नए कानून के निशाने पर भारत है, क्योंकि भारत नेपाल सीमा पर दोनों देशों के नागरिकों की शादियां होती हैं। नेपाल सरकार के इस फैसले से शादी करने वालों की मुश्किल बढ़ेगी, इसलिए नेपाल की जनता सरकार के फैसले का विरोध कर रही है। तपाईको कल्चरल सम्बन्ध छ, यो सारा सम्बन्धलाई निस्तेज पार्नको लागि यो केपी ओलीको सरकार र कम्युनिस्ट पार्टीले यो देशमा संसदीय प्रणालीलाई सिद्ध्याएर। नेपाल के लोगों का भारत के साथ सदियों पुराना रिश्ता रहा है, लेकिन मौजूदा नेपाल की सरकार चीन के बहकावे में आ गई है। नेपाल की जनता भी चीन की चाल को समझ रही है, लेकिन नेपाल की सरकार चीन के चंगुल में इस तरह से फंस चुकी है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि चीन उसे भारत के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये चीन की चाल है। चीन हैवी फंडिंग कर रहा है, बहुत राशि दे रहा है, पैसा दे रहा है नेपाल को। नेपाल का प्रधानमंत्री मिस्टर ओली चाइना के सपोर्टर हैं, चाइना के इशारे पे नाचते हैं और चीन एक तीसरा फ्रंट हिंदुस्तान के खिलाफ खोल रहा है। नेपाल सरकार चीन के बहकावे में इस कदर आ चुकी है कि वो सिर्फ भारत के खिलाफ नए कानून और नक्शे ही तैयार नहीं कर रही, बल्कि उसने नेपाल में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार भी शुरू कर दिया है। नेपाल में एफएम रेडियो से भारत के खिलाफ प्रचार किया जा रहा है। रेडियो पर भारत विरोधी गाने बजाए जा रहे हैं, जिनमें कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ प्रचार किया जा रहा है। नेपाल ने उत्तराखंड के गांवों में एफएम रेडियो के जरिए भारत के खिलाफ गाने ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया है। नेपाल के पॉलिटिशियंस को ये गाने नेपाल को भारत से अपनी ज़मीन वापस लेने के लिए कह रहे हैं। चीन के इशारे पर नेपाल अब हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन नेपाल की सरकार जिस चीन के बहकावे में आई है, उसी चीन ने उसकी जमीन पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। मगर नेपाल सरकार की आंख नहीं खुल रही है। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज एलएनजेपी अस्पताल में बनाए गए हेल्थ डेस्क की शुरुआत की है। इस हेल्थ डेस्क की मदद से अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने परिवार वालों से बात करेंगे। इस हेल्प डेस्क के उद्घाटन के मौके पर सीएम केजरीवाल ने अस्पताल में भर्ती कुछ मरीजों से बात भी की है। एक जो दिक्कत आ रही थी कि जब आपके पेशेंट अंदर हैं तो बाहर रिलेटिव्स उनसे बात नहीं कर पाते थे, उनको पता नहीं चलता था अंदर क्या। तो आज वो सुविधा शुरू की है। अब टैब के जरिए आप अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अपने उनसे बात कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी सुविधा है।
पाकिस्तान में बगावत की नई आग भड़क उठी है। इस बगावत की वजह है स्कूल कॉलेज बंद होने के चलते शुरू की गई ऑनलाइन क्लासेस। बालूचिस्तान के छात्र संगठनों ने ऑनलाइन क्लासेस की वजह से इमरान खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार बलूचिस्तान में इंटरनेट बंद रखती है। ऐसे में छात्रों की मांग है कि या तो इंटरनेट मुहैया कराया जाए या फिर ऑनलाइन क्लास बंद की जाए। ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो सकती है। बलूचिस्तान के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में नेट मौजूद नहीं है। ये देखिए फीमेल्स के साथ किस तरह बदतमीजी कर रही है ये पुलिस सरकार, ये एसएचओ। हमारे हाथ पकड़ के, हाथ टेढ़े करके और हमारा दुपट्टा निकाल के ये हमें दे रहे हैं। 1 साल पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बलूचिस्तान के इन्हीं छात्रों के बीच ऑनलाइन भाषण दे रहे थे। लेकिन आज की इंतहा देखिए कि जब इन्होंने किताब पढ़ने का, शिक्षा का अधिकार मांगा है तो इन्हें जेल में डाला जा रहा है। बलूचिस्तान में 24 जून की सुबह से ही बगावत की आंधी चलने लगी है और इसकी वजह है इमरान खान और पाकिस्तान की सेना। दरअसल बलूचिस्तान में मार्च के महीने से स्कूल कॉलेज बंद हैं। कोरोना वायरस की वजह से स्कूल कॉलेज बंद रखे गए हैं। इस दौरान पाकिस्तान के उच्च शिक्षा आयोग ने ऑनलाइन क्लास का आदेश जारी किया ताकि देश में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो। पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में तो इंटरनेट है, लेकिन बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना ने इंटरनेट बंद कर रखा है और इसके खिलाफ बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बलूचिस्तान के छात्र शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इंटरनेट के लिए मांग उठाने वाले छात्र छात्राओं को क्वेटा की पुलिस जेल में डाल रही है। यहाँ ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो सकती है। बलूचिस्तान के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में नेट मौजूद नहीं है, लेकिन आज जो उन्होंने रवैया हमारे साथ इख्तियार किया, ये वही रवैया है जो यहाँ की पुलिस और यहाँ की आवाम एक अरसे से बलूचिस्तान के लोगों के साथ करते हैं। ये हैं बलूचिस्तान की छात्र नेता महरांग बलोच। महरांग अपने साथियों के साथ ऑनलाइन क्लासेस बंद करने के लिए क्वेटा शहर में धरने पर बैठ गईं। उन्होंने मांग उठाई कि सरकार या तो बलूचिस्तान में इंटरनेट बहाल करे या फिर ऑनलाइन क्लासेस बंद करे। हमारा मेन कंसर्न ये है, हम ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ नहीं है। हमें हमारी फैसिलिटीज दो, हमारे लिए हॉस्टल्स खोलो या कोई और इंतजाम आप कर सकते हैं। सबसे पहला तो जेन्युइन कंसर्न है हमारे रीजन्स में इंटरनेट था, आप लोगों ने खुद उसे बंद किया। मतलब बलूचिस्तान के जो बिगेस्ट सिटीज है वहाँ इंटरनेट मौजूद था, वो इंटरनेट क्यों बंद किया? एक तरफ से आप ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में अमन और अमान की सूरत है, हर दूसरे दिन कोई न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करता है कि बलूचिस्तान में अमन और अमान बहाल हो चुका है। जब हम यही स्टूडेंट्स, पहले तो इंटरनेट के लिए बहुत सी मुहिम हुए, लेकिन उन मुहिम को नजरअंदाज कर दिया गया। आज स्टूडेंट्स जेन्युइन डिमांड के लिए कह रहे हैं कि भाई हमारे रीजन्स में इंटरनेट को बहाल करो। तो रीजन ये आता है आगे से कि इंटरनेट बहाल नहीं हो सकता क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क है। लेकिन पाकिस्तान की सेना के इशारे पर पुलिस ने उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया। महरांग की गिरफ्तारी से पुलिस के खिलाफ छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा। हमें घसीट के, हमारे हाथ पकड़ के, हाथ टेढ़े करके और हमारा दुपट्टा निकाल के ये हमें दे रहे हैं।
इंटरनेट बंद होने की वजह से बलूचिस्तान में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। अलग अलग शहरों में छात्रों ने इमरान सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। हम तालीम बचाने निकले हैं, हम तालीम बचाने निकले हैं। बलूचिस्तान के छात्रों की गिरफ्तारी के बाद बलोच छात्र संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। इमरान सरकार और पाकिस्तान सेना के खिलाफ अधिकारों की नई जंग छिड़ गई है। किताब पढ़ने के लिए इंटरनेट मांगने वाले छात्रों से भी इमरान सरकार और पाकिस्तान की सेना डर गई है। बलूचिस्तान में इंटरनेट न होने की वजह से छात्र परेशान हैं। इंटरनेट न होने के चलते बलूचिस्तान के छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। पढ़ाई के लिए बलोच छात्र पलायन को मजबूर हो गए हैं। बलूचिस्तान से निकलकर पाकिस्तान के पंजाब में किराए पर रहकर पढ़ रहे हैं। छात्रों को ऑनलाइन क्लास के लिए डिटेंशन जैसे कैंपों में भी रखा जा रहा है। मतलब ये कि पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में तो छात्रों की ऑनलाइन क्लास आराम से हो रही है, लेकिन जिस तरह बलूचिस्तान के लोगों पर पाकिस्तान की सेना जुल्म करती रही है, अब पढ़ाई करने वाले बच्चों पर भी उसी तरह जुल्म किए जा रहे हैं। जहां तालीमी इदारे बंद हैं, वहां तालीम को जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया गया है, लेकिन मैं हैरान हूं कि ये फैसला लेते वक्त बलूचिस्तान को नज़रअंदाज क्यों किया गया। क्या हुकाम बाला और क्या हमारे फैसले लेने वाले तबके को ये खबर नहीं कि बलूचिस्तान में इंटरनेट फैसिलिटी कहां कहां मैसर है और कहां कहां इसकी बंदिश है। और मैं ये भी समझता हूं कि ये जो बंदिश है ये जबरी बंदिश है। बलोच छात्रों का प्रदर्शन बीते कई दिनों से जारी है, लेकिन अब छात्रों की बढ़ती लामबंदी को देखकर बाजवा की फौज घबरा गई है। ऐसे में छात्रों की गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं। बलोचिस्तान पुलिस ने क्वेटा में 100 से ज्यादा बलोच छात्रों को गिरफ्तार किया है। बलोच छात्र छात्राओं को कड़े कानून के तहत जेल भेजा जा रहा है। बलोच कार्यकर्ताओं ने छात्र छात्राओं को रिहा करने की मांग उठाई है। खास बात ये कि इमरान सरकार ने पाकिस्तान मीडिया के बलोच छात्रों का प्रदर्शन कवर करने पर रोक लगा दी है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान से बाहर आई हैं। बलूचिस्तान के छात्रों को जानबूझकर इंटरनेट नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना नहीं चाहती कि बलूचिस्तान में इंटरनेट बहाल हो। बलूचिस्तान के विद्रोहियों को पाकिस्तान सेना बहुत बड़ा खतरा मानती है, और अगर बलूचिस्तान में इंटरनेट सेवाएं दी गईं, तो पाकिस्तान को डर है कि उसके जुल्मों की कहानी पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी। इसीलिए विरोध करने वाले छात्र छात्राओं को भी जेल में डाला जा रहा है। इधर असम के तिनसुकिया से खबर, जहां भारी बारिश के बाद कई जगहों पर पानी जमा हो गया है। कई घंटों तक हुई लगातार बारिश ने सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। कई इलाकों में सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए और लोगों के घरों तक में पानी घुस गया। हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर शरण लेनी पड़ रही है। तो असम के तिनसुकिया की तस्वीरें देखिए किस तरह से बारिश के बाद के हालात यहाँ पर है, और बारिश के बाद कई जगहों पर पानी जमा होने की तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं हम। कई घंटों तक हुई है लगातार बारिश और सड़कों को तालाब में तब्दील होते हुए वहाँ के लोगों ने देखा है। असम में बारिश का असर दिखा तो राजस्थान में रेत की आंधी ने लोगों को डरा दिया। राजस्थान के चूरू में आए जबरदस्त रेतीले तूफान से दिन में ही रात जैसा माहौल बन गया। करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की ज्यादा रफ्तार से आए इस रेतीले तूफान की वजह से चूरू में दोपहर में ही पूरी तरह से अंधेरा छा गया और विजिबिलिटी 0 हो गई। मैं 35 ईयर ओल्ड हो चुका हूँ, लेकिन आज जो मैंने ये माहौल देखा है ये मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा, और मैं ये आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसा माहौल नहीं देखने को मिलेगा। अच्छा भी लग रहा है, लेकिन व्यापारी होने के नाते खराब भी लग रहा है कि आज पूरा दिन जो है व्यापार नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा फील हो रहा है।